पर्यावरणीय मुद्दों की श्रृंखला में आज हम जैव विविधता प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता अर्थात वनस्पति व पशु प्रजातियों में विविधता मानव के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 में, जिसमें 180 राज्य शामिल हैं, का उद्देश्य विविध प्रकार की प्रजातियों के पशुओं तथा वनस्पति जीवन एवं उनके पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण है। यह कन्वेंशन राज्यों पर दायित्व सौंपता है कि वे जैव विविधता संरक्षित रखें, इससे टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करें और जेनेटिक शोध के उपयोग के लाभों में उचित व समान सहभागिता प्रदान करें। जेनेटिक पद्धति से परिष्कृत जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2000 में एक प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। यूएनईपी द्वारा प्रस्तावित 1973 से संकट प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के अंतर्गत संकट में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा को भी लागू किया गया। इस कन्वेंशन के 151 पक्ष राज्य समय समय पर बैठक करते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य उस सूची को ताज़ा तरीन बनाना है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किस वनस्पति या पशु प्रजाति या उत्पादों जैसे हाथी दांत कोटे द्वारा सुरक्षित किया जाना या पूरी तरह प्रतिबंधित लगाना। एसिड यानी कि तेजाबी वर्षा, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा उत्पन्न एसिड वर्षा यूरोप व या अम्लीय वर्षा यूरोप व अमेरिका में उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। दीर्घ क्षेत्रीय सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन, यह कन्वेंशन जिसके 47 पक्ष राज्य यूरोप में नियमित सुरक्षा राष्ट्र आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित करता है। संकटास्पद उत्सर्जन पदार्थ एवं रसायन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले 30 लाख टन विषैले उत्सर्जित उत्पादों या पदार्थों को नियमित करने के लिए सदस्य राज्यों ने 1989 में यूएनईपी द्वारा प्रस्तावित एक कन्वेंशन विषैले उत्सर्जित पदार्थों की सीमा पार आवाजाही एवं उसके निपटान के नियंत्रण व बेसिकल कंसेक्शन को बनाया। गहरे समुद्र में मछुआई, जरूरत से ज़्यादा मछुआई या मछली मारी तथा व्यावसायिक रूप से मूल्यवान अनेक प्रजातियों की लगभग समाप्ति और गहरे समुद्र में मछली मारी को लेकर हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली सरकारों को एक आह्वान के लिए प्रेरित किया। यह आह्वान ऐसी मछलियों को संरक्षण देने तथा स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए उपायों के संबंध में है जो सागर के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं या एक से अधिक देशों के स्वायत्ताधिकार वाले आर्थिक क्षेत्र में घूमती फिरती है। नेक्स्ट है समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना। समुद्रों में धरती की 2/3 सतह का समावेश है और उन्हें सुरक्षित रखना संयुक्त राष्ट्र का एक प्राथमिक सरोकार बन गया। यूएनईपी के कार्य ने विशेषकर समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इसके विविध प्रयासों ने महासागरों व समुद्रों पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1954 में स्वीकार किया गया। यह इन क्षेत्र में एक अनुगामी कन्वेंशन था। अनेक बड़ी टैंकर दुर्घटनाओं ने आगे की कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। तब से आईएमओ ने समुद्र पर दुर्घटनाओं व तेल बिखराव को रोकने व इसके परिणामों को न्यूनतम करने और समुद्री प्रदूषण से लड़ने के अनेक उपाय विकसित किए। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान, मौसम व जल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम की भविष्यवाणी के साथ मौसम परिवर्तन, शोधन, उष्ण कटिबंधीय तूफान चेतावनी प्रदान करता है। यह संगठन बिल्कुल सही मौसम सूचना को सुधारने एवं सार्वजनिक, निजी व व्यावसायिक उपभोग या उपयोग की अन्य सेवाओं जिनमें विज्ञान, विमान व जहाजरानी उद्योग भी शामिल हैं, को समुन्नत बनाने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। मौसम विज्ञान, जन विज्ञान व अन्य अवलोकनों के लिए स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान बनाती है। मौसम विज्ञान संबंधी सूचना के त्वरित आदान प्रदान, मौसम विज्ञान अवलोकनों के मानकीकरण, अवलोकनों तथा सांख्यिकी को एक रूप को प्रकाशन को बढ़ावा देती है। विमानन, जहाजरानी, जल समस्याओं, कृषि व अन्य गतिविधियों में मौसम विज्ञान के उपयोग को आगे बढ़ाती है। ऑपरेशन जन विज्ञान को बढ़ाती है और शोध व प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करती है। वायुमंडलीय शोध व पर्यावरणीय कार्यक्रम, वायुमंडल की संरचना, संगठन, बादलों की भौतिकी एवं रसायन, मौसम सुधार, कटिबंधीय मौसम विज्ञान एवं मौसम भविष्यवाणी पर शोध में समन्वय करता है। यह सदस्य राज्यों को शोध परियोजनाएं संचालित करने,
वैज्ञानिक सूचना के वितरण और शोध के परिणामों को भविष्यवाणी व अन्य तकनीकों में समावेश के लिए सहायता करता है। कुछ देशों में मौसम संबंधित कृषि हानि वार्षिक उत्पादन के 20% पहुंच जाती है। मौसम विज्ञान कार्यक्रम का अमल एप्लीकेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रोग्राम देशों को जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मौसम विज्ञान को इस्तेमाल करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है जल विज्ञान एवं जल संसाधन कार्यक्रम। वैश्विक जल संसाधनों के आकलन, प्रबंधन एवं संरक्षण में सहायता करता है। यह इन क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जल संसाधनों का मूल्यांकन, डेटा संकलन व प्रोसेसिंग, जल विज्ञान भविष्यवाणी व चेतावनी सहित जल विज्ञानी नेटवर्क एवं सेवाओं का विकास करता है। नेक्स्ट इसमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रोग्राम, एजुकेशन एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष समूचे विश्व में सैकड़ों विशेषज्ञों को उच्च पाठ्यक्रमों में शामिल करता है। तकनीकी सहयोग कार्यक्रम विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी तथा जल विज्ञानी सेवाओं में सुधार के लिए तकनीकी दक्षता उपक्रम प्राप्त करने में सहायता या मदद करता है। क्षेत्रीय कार्यक्रम रीजनल प्रोग्राम प्रादेशिक ध्यान वाले कार्यक्रम गतिविधियों के अमल को समर्थन देता है। यह समर्थन समूचे विश्व में 5 WMO प्रादेशिक व उप प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा। संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सहायता दे रहा है। बहुत पहले 1952 में महासभा ने घोषणा की थी कि विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने का अधिकार है तथा वे ऐसे संसाधनों का अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी आर्थिक विकास योजनाओं को साकार करने में अवश्य ही उपयोग करेंगे। जैसे इसमें है जल संसाधन। संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से विश्व के जल संसाधनों की बढ़ती मांग में उत्पन्न वैश्विक संकट पर विचार करता रहा है। यह संकट मानवीय, व्यावसायिक व कृषि विशेषज्ञ जरूरतों के पूर्ति की जरूरत से पैदा हुआ। आज विश्व की 20% जनसंख्या जल अभाव का अनुभव कर रही है, जो 2025 तक बढ़कर 30% हो जाएगी, जो 50 देशों को प्रभावित करेगी। जल अभाव के अनेक कारण हैं, जिसमें अकुशल उपयोग, प्रदूषण द्वारा जल का क्षय, भूजल संग्रह का जरूरत से ज़्यादा दोहन, ताजे जल के दुर्लभ संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को विशेषकर जलापूर्ति एवं मात्रा व गुणवत्ता प्रबंधन को पाने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत ऊर्जा। विश्व की ऊर्जा का ऐसे तरीकों से उत्पादन व उपयोग किया जा रहा है कि यदि कुल उपभोग प्रयास बढ़ता रहा तो उसे टिकाऊ नहीं रखा जा सकेगा। एजेंडा 21 इस बात पर जोर देता है कि सभी ऊर्जा स्रोतों को ऐसे तरीकों से उपयोग किया जाए कि वे वायुमंडल, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। यद्यपि विकसित देशों के जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, तथापि अनेक प्रदूषणकारी उत्सर्जन वृद्धि पर है। अनेक विकासशील देशों में जीवाश्म ईंधन के उपभोग में वृद्धि गंभीर प्रदूषण की ओर ले जा रही है। वैश्विक ऊर्जा उपभोग में वर्ष 2050 तक दोगुने हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 1 अरब 80 करोड़ लोगों की, जो अधिकांशतः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, व्यावसायिक ऊर्जा सेवाओं में कोई पहुंच नहीं है। नेक्स्ट है इसमें तकनीकी सहयोग। प्राकृतिक संसाधनों ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहयोग के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम को बनाए रखता है। जल एवं विभिन्न संसाधनों में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहयोग और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यह पर्यावरणीय सुरक्षा, निवेश प्रोत्साहन, कानून एवं टिकाऊ विकास पर जोर देता है। गत 2 दशकों में संयुक्त राष्ट्र संघ व उसके संगठनों के परिवारों ने प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा के क्षेत्र में लाखों डॉलर वाली तकनीकी सहयोग व पुनर्निवेश परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून निर्माण हेतु प्रयत्न। पहला इसमें लेक्सेस सम्मेलन 1949, संसाधनों के प्रयोग और संरक्षण विषय प्रथम विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन का संचालन संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेक्सेस में 1949 में किया गया। दूसरा है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 1968 में महासभा ने इस निर्णय की कि मानव पर्यावरण की क्षति को सीमित करने तथा मानव की प्राकृतिक परिस्थितियों के संरक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ।
जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि मछलियों का समुद्र के किनारों पर सड़ना, पेड़ों का कटना, नगरों द्वारा दूषित धुआं, नदियों का जल उत्पादित करके आकाश को प्रदूषित करना और मानवीय उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्रियों में नशीली चीज़ों का मिलाया जाना आदि ऐसे विषय हैं जिन पर विश्वव्यापी चिंता व्याप्त है। इन समस्याओं में शस्त्रों के प्रति होड़, रासायनिक युद्ध प्रणाली, न्यूक्लियर परीक्षण और औद्योगिक बस्तियों का विस्तारण भी शामिल है। स्काटोक सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। पहला है मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्टॉक ने इसकी तुलना मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से की है। यह घोषणा 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में मनुष्य की पर्यावरणीय संबंध में 7 सच्चाइयों की घोषणा तथा दूसरे भाग में 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक द्रव्यों जिनमें वायु, पानी, भूमि, पेड़ पौधे शामिल हैं, जो वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के सावधानी पूर्वक तथा उपयुक्त योजना तथा प्रबंधन द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा है पर्यावरणीय या मानवीय पर्यावरण के लिए कार्यों की योजना। पहला, इसमें विश्व पर्यावरण निर्धारण प्रोग्राम, पर्यावरण प्रबंधन के कार्यकलाप निर्धारण तथा प्रबंधन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को सहायता पहुंचाना। नेक्स्ट है इसमें अर्जेंटीना में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1977 में जल प्रदूषण की समस्या का स्वरूप विश्वव्यापी है। विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों तक सभी इससे पीड़ित है। वस्तुतः संसार की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग स्वच्छ पानी के लिए मोहताज है। इस स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार लाने के लिए 1977 में अर्जेंटीना में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 81 से 90 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और जल प्रदूषण निवारण दशक के रूप में मनाने का निश्चय किया। नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा 1982। 10 से 18 मई 1982 को स्टॉकहोम में हुई पर्यावरणीय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नैरोबी में राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जहाँ एक घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है इसमें पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 काफ़ी महत्वपूर्ण है, अमूमन इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस बुतरस घाली ने 3 जून 1992 को ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 14 जून 1992 तक चला। सम्मेलन के महासचिव कनाडा के मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग थे। यह सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के मुद्दे पर हुआ। रियो घोषणा पत्र 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विश्व के सभी पर्यावरण सचेतन देशों का एक शिखर सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, संपन्न हुआ। इसमें स्थायी विकास के सभी सरोकारों द्वारा केंद्र बिंदु मानव जाति को माना गया और उसे प्रकृति के साथ पूर्ण समरसता रखते हुए स्वस्थ एवं उत्पादनशील जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपने संसाधनों का शोषण अपनी ही पर्यावरण नीति के अनुसार करने का संप्रभु अधिकार है और उनका यह भी दायित्व है कि वे अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन इस ढंग से सुनिश्चित करें कि उनकी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर कोई अन्य राज्य अथवा क्षेत्र उससे दुष्प्रभावित या क्षतिग्रस्त न हो। स्थायी प्रकृति के विकास के लाभों को प्राप्त करते हुए पर्यावरण सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। सभी राज्य और संपूर्ण जनता विश्व से गरीबी समाप्त करने के लिए आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग व स्थायी विकास के लाभों को पाने के लिए सक्रिय होंगे। पर्यावरण विकास में संतुलन बनाने रखने के लिए विकासशील तथा अत्यधिक विकसित देशों की विशेष स्थिति व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संकटग्रस्त देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सभी देश विश्व सहभागिता की भावना से परस्पर सहयोग करेंगे ताकि विश्व पारिस्थितिकी सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्स्थापना एवं अखंडता संभव हो सके। विश्व समुदाय के स्थायी विकास और जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सभी देशों को चाहिए कि पर्यावरण विरोधी उत्पादन व उपभोग की सीमाओं को संकुचित करें। सभी देशों को परस्पर सहयोग करते हुए स्थायी विकास की ऐसी प्रवृत्तियां अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी विभिन्न मसलों का उपयुक्त समाधान संबंध स्तर पर ही संबंधित नागरिकों की सहभागिता से किया जा सकता है।
सभी देशों को आवश्यक कानून बनाकर पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण, तत्संबंधी लक्ष्यों, प्राथमिकताओं तथा उपायों को सुपरिभाषित करना चाहिए एवं विकास व पर्यावरण संतुलन निश्चित करने के साथ ही उपयुक्त प्रबंध विधियों का भी इन कानूनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। राज्यों को ऐसे कानून भी बनाने चाहिए जिनमें प्रदूषण व अन्य प्रकार की पर्यावरण संबंधी क्षतियों से दुष्प्रभावित जनों की क्षतिपूर्ति का प्रावधान हो। इसी तरह के प्रावधानों से युक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में तो सभी देशों को सहयोग करना चाहिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां। पहला है इसमें जलवायु परिवर्तन संधि। इस संधि के तहत ताप बढ़ाने वाली गैसों के बढ़ते उत्सर्जन में जलवायु परिवर्तन व समुद्र स्तरों में बढ़ोतरी के खतरे को रेखांकित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी गैसों की ज़्यादा मात्रा विकसित देशी वायुमंडल में उड़ेलते हैं। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से आग्रह किया गया कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करें कि ऐसे उत्सर्जन को घटाने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं। साथ ही संधि में यह भी आग्रह किया गया कि विकसित देश ऐसे उत्सर्जन को वर्ष 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने का प्रयास करें। दूसरा है जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर समझौता। इस समझौते के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि सभी राष्ट्र अपनी सीमाओं के भीतर वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों को सुरक्षित रखें। राष्ट्रों को इस कार्य के लिए बाध्य करने हेतु कोई कानूनी उपबंध नहीं किया गया। समझौते में यह भी कहा गया कि विकसित देश GEF के उपलब्ध फंड की सहायता दिलाकर विकासशील देशों को जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रेरित करें। रियो घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलन की पूर्व बैठकों में काफ़ी विचार विमर्श किया गया और सम्मेलन में बिना किसी महत्वपूर्ण फेरबदल के इसे पेश किया गया। इस घोषणा में पर्यावरण की रक्षा और विकास के लिए 27 उपबंध या सिद्धांत किए गए और इसका नाम अर्थ चार्टर से बदलकर रियो डिक्लेरेशन किया गया। एजेंडा 21। यह 800 पृष्ठीय दस्तावेज है जिसमें संतुलित विकास के उपायों को रेखांकित किया गया। एजेंडा 21 में 40 अध्याय हैं जिसमें समुद्र, तापमान, जैव विविधता पर चर्चा की गई है तथा ऐसे रास्ते सुझाए गए हैं जिनमें पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विकास संभव है। नेक्स्ट है सतत विकास आयोग। विश्व शिखर सम्मेलन की सिफारिश मानते हुए महासभा ने इस आयोग की स्थापना की ताकि सरकारें, उद्योग तथा अन्य संस्थाएं एजेंडा 21 के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सके। नीति समन्वय तथा सतत विकास का विभाग 53 सदस्य आयोग के लिए ठोस सहायता उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है तीसरी दुनिया को मदद। पृथ्वी सम्मेलन सचिवालय ने एजेंडा 21 को क्रियान्वित करने के लिए 350 खरब पाउंड प्रति वर्ष के खर्च का अनुमान पेश किया। उनका सुझाव है कि इसमें से 70 खरब पाउंड विकसित देशों तथा विकासशील देशों को अनुदान स्वरूप दिया जाए। नेक्स्ट है वन सिद्धांत। वनों के संरक्षण तथा उनके संतुलित दोहन के मुद्दे पर सम्मेलन में काफ़ी गंभीरता से विचार हुआ किंतु कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने नहीं आ सका। हालांकि विकसित देशों का पूरा प्रयास रहा कि इस संबंध में कोई संधि हो जाए किंतु वे विफल रहे क्योंकि भारत और मलेशिया ऐसी किसी बात पर राजी नहीं हुए जो उनके वनों के इस्तेमाल पर रोक लगाए, वह भी बिना किसी लाभ के। रियो सम्मेलन उत्तर दक्षिण मतभेद। पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रण में लाने के मुद्दे पर विचार विमर्श के दौरान विश्व बिरादरी मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आए। इस बंटवारे का आधार है उत्तर की संपन्नता और दक्षिण की विपन्नता। रियो में दक्षिण गुट का कहना था कि उत्तर ने अपने विकास व समृद्धि के लिए पर्यावरण का अनुचित शोषण किया है तथा दुनिया को प्रदूषित किया, इसलिए पर्यावरण पुनः संतुलित करने तथा प्रदूषण दूर करने के उपायों पर आने वाले खर्चों को भी उसे ही उठाना चाहिए। बात किसी हद तक सही भी है कि सिर्फ यदि अमेरिका और भारत का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि उत्तरी खेमे का महाशक्तिशाली देश अमेरिका दक्षिणी खेमे के भारत के मुकाबले कहीं बड़े अनुमान में पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। मसलन भारत में दुनिया की 16% जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी ऊर्जा खपत विश्व की कुल खपत का मात्र 3% है। यही नहीं, वायुमंडल में उत्सर्जित कुल कार्बन डाइऑक्साइड के मात्र 3% के लिए भारत जिम्मेदार है, जबकि अमेरिका ने विश्व की मात्रा 5% जनता रही है किंतु यह देश विश्व की 1/4 ऊर्जा का उपभोग करके वातावरण में 22% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।